नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस अचीवर हब में। आज के इस वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिस सेट संख्या 4 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम साइंस प्लस जीके कवर करेंगे, जो कि एसके झा सर के द्वारा प्रकाशित लेटेस्ट एएलपी लोको पायलट प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है, उसी से हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को डैश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए नंबर में चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी नंबर में हो जाएगा अशोक, ऑप्शन सी अजात शत्रु और ऑप्शन डी पोरस। तो प्रथम बौद्ध संगति के समय मगध का राजा अजात शत्रु था, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h बराबर क्या होगा? ठीक है, तो हमारे पास पहले से जानते हैं कि h बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। ठीक है, तो जब भी हमको अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करना हो तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। 1 कैसे आएगा? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करने पर यू स्क्वायर बटा 2g होगा। ठीक है, h बराबर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं यू स्क्वायर बाई 2g के कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है, कि नए महानिदेशक बने हैं? ठीक है, ऑप्शन ए प्रदीप सिंह खरोला, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह चौधरी, ऑप्शन सी बलदेव सिंह राणा और ऑप्शन डी कन्हैया लाल शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे एनटीए के महानिदेशक हाल ही में प्रदीप सिंह खरोला को बनाया गया है। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी परासरण और ऑप्शन डी वाष्पन। वाष्पोत्सर्जन तो होता है पेड़ पौधा में। ठीक है, विसरण मतलब फैलना, यह गैसों के अणुओं के बीच का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाष्पन के कारण। यह कैसे होता है? जैसे देखिए, मिट्टी का कोई बर्तन जो होता है, ठीक है, तो उसके दीवार के बीच में छोटी छोटी सी छिद्र पाई जाती है, जिसके द्वारा कुछ न कुछ पानी का रिसाव होते रहता है। ठीक है, तो वही वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर की ओर उड़ता है, तो वह अंदर जो पानी रहता है उसको ठंडा कर देता है। ठीक है दोस्त, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 1 पहला ही आर्टिकल कहता है इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यह पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी हाइड्रीला, ऑप्शन डी आम्रवृक्ष और ऑप्शन डी हो जाएगा कैटेक्स। तो सेलुलोज से किसकी कोशिका भित्ति नहीं बनी है? तो कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है। ठीक है, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति में सेलुलोज नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना है? जलगांव महाराष्ट्र के ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी कोझिकोड केरल के, ऑप्शन सी में किक्कर राजस्थान के, ऑप्शन डी भोपाल मध्य प्रदेश के। तो यह करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोझिकोड केरल, यही हमारा सही आंसर है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रक के अलावा वह अंगक जिसमें डीएनए होता है? ऑप्शन ए अंतःप्रद्रव्य जालिका, ऑप्शन डी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा गृह, शक्ति गृह कहते हैं, पावर ऑफ
कोशिका कहते हैं और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम का खोज डिटूवे ने किया था। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी मालदीव। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यानी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गया। 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 एम के जगह कितना दिया है 22 और भी की जगह कितना है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 11 बार में चल जाएगा और 50 25 है, 25 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आ जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस टीम की महिला क्रिकेटर अथा पथु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और ऑप्शन डी हो जाएगा नेपाल। तो यहाँ पे 23 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी बराबर होता है फॉर्मूला एफ बराबर r/2 होता है, जहां r वक्रता त्रिज्या हो गया। तो एफ आर का वैल्यू दिया है 20/2, तो 2 से 10 बार में चल जाएगा तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिवर्तन चक्र ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह हम एक स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन है जो कि इकोनॉमिक्स का है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि उत्पादन संभावना वक्र को ही परिवर्तन वक्र कहते हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है, तो दर्पण किस प्रकार का होगा? ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक, क्या है कि देखिए हम यहाँ पे समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसको अच्छे तरीका से। समतल दर्पण जो मिरर का यूज हम लोग करते हैं, तो उसमें समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का जितना बड़ा प्रतिबिंब होता है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब उसमें दिखता है। अवतल दर्पण जिसका यूज डॉक्टर सब यूज करता है, नाक कान वाला सब, छोटा चीज को जूम करके बड़ा देखने के लिए, मतलब छोटी चीजों की प्रतिबिंब बड़ी दिखाए तो वह अवतल है, और किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब से छोटा प्रतिबिंब देखा है तो उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में चंद्रबाबू नायडू अब तक कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री चौथी बार बने हैं। यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है? इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा है? जल्लीकट्टू पोंगल त्योहार से जुड़ा है। इसमें क्या होता है, आदमी और भैंसों के बीच में लड़ाई होता है। यह तमिलनाडु का पर्व है। बिहू असम का पर्व है। हॉर्नबिल नागालैंड का पर्व है। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो जब भी क्लोरीन दिखे तो इसमें कुछ नहीं करना है, ब्लीचिंग पाउडर खोजना है। ब्लीचिंग पाउडर ऑप्शन नंबर सी है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो मैथ दिवस मतलब गणित दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। यह स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा दोस्त। एक और चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक पौधे के तने तथा जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? लैटरल मेरिस्टेम,
इंटरकेलरी मेरिस्टेम, एक्स्ट्रा मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैटरल मेरिस्टेम। जो तना होता है, जड़ होता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक वृक्ष हो गया, ठीक है, तो इसका जो भी जड़ वाला भाग है, लैटरल सरफेस जो साइड साइड से जो बढ़ता है, इसको हम लैटरल कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार लैटरल मेरिस्टेम इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी आकृति वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच संबंध ओम के नियम को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यह ग्राफ दिया हुआ है, तो इसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ ओम का जो नियम है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ओम का नियम क्या कहता है, इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, या पहले से आप जानते हैं तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओम का नियम, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रखी जाए तथा धारा प्रवाहित की जाए तो धारा वोल्टेज के समानुपाती होता है तथा आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ भी जो होता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, ठीक है, और भी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। यहाँ अगर भी कांस्टेंट होता है, ठीक, तो धारा जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होता है। तो यह बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको आप रट ही लीजिएगा एकदम, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उससे प्रेरित धारा की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें प्रेरित धारा कैसे ज्ञात करेंगे, ऑप्शन ए हो गया मैक्सवेल का बाएं हाथ का पेंच का नियम, ऑप्शन बी हो गया मैक्सवेल का दाएं हाथ के पेंच का नियम, ऑप्शन सी हो गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, ऑप्शन डी हो गया फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, ठीक है। तो 49 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी व अंगूठा तीनों एक दूसरे के लंबवत हो और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा धारा की गति की दिशा को व्यक्त करता है तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अन्य मापदंडों को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध की लंबाई डैश पर इसका मान 2 गुना होगा। जिसे देखिए प्रतिरोध R बराबर फॉर्मूला होता है, R बराबर रो L अपॉन A होता है। तो R को क्या किया जाए कि इसका 2 गुना हो जाए, तो R को अगर हम 2 गुना बढ़ा देते हैं, इसे इसको हम R1 मान लेते हैं, ठीक है। तो R2 के वैल्यू को डबल करने के लिए क्या करेंगे, 2R1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 गुना करने पर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, हम इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि प्रकाश हवा से किसी माध्यम ए में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है, माध्यम ए में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो यहाँ अपवर्तनांक बराबर होता है C/V, N अपवर्तनांक हो गया, C निर्वात में प्रकाश का वेग हो गया और V माध्यम में प्रकाश का वेग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है अपवर्तनांक का वैल्यू कितना है 1.33, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4/3 के बराबर होगा। तो 4/3 बराबर C मतलब प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸, ठीक है, अपॉन
जो माध्यम में वेग है इसी को निकालना है। तो इसको पूरा कैलकुलेट आप कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी 2.26 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यह समीकरण बैलेंस करने वाला, इक्वेशन बैलेंस करने वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे FeH2O, Fe3O4 और H2 इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं सॉल्व। तो F3 है, मतलब F क्या हुआ है, 3 हुआ है। यहाँ F कितना होगा तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो x की जगह अगर हम वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ एक ही ऑप्शन नंबर बी में 3 दिया है। इस प्रकार आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा, y की जगह 4 हो जाएगा और यहाँ पे z की जगह भी 4 हो जाएगा। इस प्रकार आप दोनों तरफ देखिएगा तो बैलेंस हो जाएगा। Fe3 गो है, इधर भी Fe3 गो है, इधर कितना है H8 गो है, इधर भी H8 गो हो गया। ऑक्सीजन का गो है 4 गो है, इधर भी ऑक्सीजन 4 गो है। इस प्रकार इक्वेशन बैलेंस है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बन यौगिकों में गलित अवस्था में विद्युत चालन क्यों नहीं होता है? तो उसके बीच में जो होता है आयन नहीं बनता है, मतलब कोई भी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कार्बन यौगिक के आबंध में कोई आयन न बनने के कारण। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए 4 प्रकार को सार्थक क्रम में सजाना है। धातु, शुद्ध करना, मिश्र धातु, प्रक्रिया, कच्ची धातु। ठीक है, तो कोई भी चीज जो प्राप्त होता है खदान से तो पहले कच्ची धातु प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद उसको प्रक्रिया में डाला जाता है, फिर उससे उसको शुद्धिकरण किया जाता है, फिर उससे हमको धातु प्राप्त होता है और उसके बाद मिश्र धातु बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देता है? तो इसका याद रखिएगा एक ट्रिक है, नीला अ से एसिड नीला लिटमस को लाल कर देता है। तो इसी के अपोजिट याद रखिएगा, जो क्षार होता है लाल को नीला कर देता है। तो यहाँ क्या चीज कह रहा है, नीला कर देगा, मतलब लाल है पहले से और उसको नीला करने के लिए तो मतलब क्षार चाहिए। तो इसमें क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि साबुन के एक बुलबुले को ऋण आवेशित द्वारा आवेशित करे तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? तो इसका त्रिज्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे इसको इस प्रकार आप समझ सकते हैं, जैसे देखिए कोई यहाँ पे साबुन का बुलबुला हो गया। ठीक है, तो इस पर जब भी आवेशित करेंगे तो इसका साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसका साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ता है तो उसका त्रिज्या भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। AlOH का होल 3 का तुल्यांकी भार कह रहा है निकालने का। तुल्यांकी भार मतलब होता है एवरेज वेट। तो एल्युमिनियम का कितना होता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो इसका एटॉमिक भार कैसे निकालेंगे, 13 दूनी 26 और 1 27 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का 16 हो गया, 3 हुआ है तो 16 तिया 48 हो जाएगा। और फिर हाइड्रोजन का 1 होता है तो यहाँ पे 3 है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 27 और 3 30 और 30 और 48 78 हो गया। तो इसका एवरेज निकालेंगे। कितने प्रकार की एटम है, 3 प्रकार के एटम है, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो 3 से जब भी इसको डिवाइड करेंगे तो 26 हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पोलियो और चेचक रोग होता है। पोलियो और चेचक रोग होता है तो इसका कारण होता है विषाणु। विषाणु के कारण पोलियो और चेचक रोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो यह लास्ट क्वेश्चन था। इस प्रकार हमारी आज का लेक्चर
समाप्त होता है। दोस्त वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और जो भी आपकी क्वेरी हो उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ सुधार की भी जरूरत हो तो उसका भी आप ओपिनियन दे सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको अपडेट करके ले आए। ठीक है, तो इस प्रकार थैंक यू, जय हिंद।